संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के हाई कमिश्नर मिशेल बैचलेट ने जिनेवा स्टेट इंडिया परमानेंट मिशन को सूचित किया है कि वह सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करना चाहती है, क्योंकि यूएन हाई कमिश्नर होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी है कि मानव अधिकार सुनिश्चित हो एवं स्थानीय न्यायालयों को यदि इस विषय में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो उनके न्यायिक कार्यों में भी वह दिशा दिखा सकते हैं। यह उनका मैंडेट है। यूएन हाई कमिश्नर की नज़र में सीएए यह संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के विभिन्न कोवेनेंट एवं कन्वेंशन से सुसंगत नहीं, जैसे कि ICCPR एवं ICESCR 1966, ICERD 1965, CEDAW 1979 एवं CRC 1989। यहाँ हम विशेषतः यह बताना चाहेंगे कि हाल ही में शाहीन बाग नागपुर में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर जी ने भी सीएए, एनआरसी और एनपीआर को संविधान के साथ विशेषतः मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया था। वे देश के पहले ऐसे नेता हैं जो पिछले 5 वर्षों से विभिन्न विषयों पर मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत लगभग 25 पिटीशन भारत सरकार को कर चुके हैं एवं उसके कई परिणाम भी देखने को नजर आ रहे हैं। जहां एपीआई देश की पहली पार्टी है जिसने मानव अधिकारों को अपने संविधान एवं नीतियों में अंगीकार किया, तो वही एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर जी वह नेता है जो लगातार पिछले 6 वर्षों से मानव अधिकारों को सफलता से समझाते रहे व पढ़ते रहे हैं। उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां भी इस संबंध में की है और उनका ऐसा मानना है कि सीएए, एनपीआर, एनआरसी एवं धारा 370-35A का मसला यह मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है एवं दुनिया के देश व संयुक्त राष्ट्र इन विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने यूएन चार्टर के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रेटिफाई किया है और इस लिहाज से वो भारत पर बाध्य है। इसीलिए भारत सरकार व संसद ने मानव अधिकारों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए, न कि केवल संविधान में निहित अपने अधिकारों को अविवेकता से उपयोग करना चाहिए। आइए हम यहां आपको मानव अधिकारों के चैंपियन एवं उसके प्रखंड जानकार एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर जी, जिन्होंने संसद को भारत के संविधान में मानव अधिकारों में समाविष्ट करने हेतु बिल भी बनाकर दिए, उनके कुछ भाषणों का अंश आज विशेषतः प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्यों न हो उनकी 6 सालों की बोली बातें भारत में इस संबंध में होते हुए नजर आ रही है। प्रस्तुत है एनलाइटन न्यूज की यह विशेष प्रस्तुति। मोदी और अमित शाह जो है और उनकी पूरी सरकार को मेरा ये चैलेंज है कि आप ये जो लॉ बना रहे हैं वो लॉ संविधान सम्मत नहीं है, वो मानवाधिकार सम्मत नहीं है। ये कानून जो है वो संविधान का वायलेशन करता है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है और जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, संविधान का वायलेशन हो, वहाँ हर नागरिक जो ह्यूमन राइट्स और संविधान की बात को अग्रसर करना चाहता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाए, वो लोगों को बताए और लोगों को जागरूक करे और लोगों के मानव अधिकारों को सुनिश्चित करे। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर हूँ। आज मोदी और शाह को आपके माध्यम से कुछ दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से। ये है मेरे पास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉपी, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपके पार्लियामेंट और भारत सरकार के हर मिनिस्ट्री में होता है। मेरे पास में मानव अधिकारों के इंटरनेशनल लॉ का टॉप मोस्ट बुक्स है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोदी शाह को बता रहा हूँ, उनकी गवर्नमेंट को बता रहा हूँ, आप लोग भी देखिए, क्योंकि मानव अधिकार और संविधान सब नागरिकों के लिए जरूरी होता है। और ये एनपीआर और सीए से रिलेटेड आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका जिक्र मैं करूंगा। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ये मेरे नहीं है, ये आपकी सरकार के निकाले हुए गैजेटेड नोटिफिकेशंस है, जिनको जो है मैं हाथ में लेकर आज इन बात को कह रहा हूं, इस बात को, और मैं ये प्रूफ कर दूंगा मोदी जी को और शाह को, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये जो कानून है, आपका जो कानून जो है वो संविधान सम्मत नहीं है, आपका ये जो कानून है वो मानव अधिकार सम्मत नहीं है। आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया, नागपुर से मौका दिया, लेकिन ये आवाज केवल फारूक नगर में नहीं रुकेगी, ये आवाज पूरी दिल्ली में जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो दुनिया तक भी आवाज आ सकती है। ये नेटवर्क जो है हमारा है, इसलिए मैं
ज्यादा स्पष्ट बोल रहा हूं क्योंकि 1 अप्रैल से एनपीआर शुरू होने वाला है देश में, इसलिए मैं मोदी और अमित शाह को चैलेंज कर रहा हूं। और मेरा चैलेंज, मैं तो उनको 2014 से चैलेंज कर रहा हूं, मोदी को और शाह को। अभी भी मैंने कहा था, जब शाह ने कहा था, गृह मंत्री जी ने कहा था कि भाई ह्यूमन राइट्स के जितने चैंपियन है, मानवाधिकारियों के चैंपियन है, तो मुझसे खुली चर्चा के लिए आए। मैंने लखनऊ में जो है उन्होंने चैलेंज किया। मैंने जैसे उनका वीडियो वायरल हुआ, मैंने 3 दिन के अंदर ये बात कही अमित शाह जी को कि अमित शाह जी, आपसे कोई खुली चर्चा लाइव डिबेट टेलीविजन पर करने को तैयार हो या ना हो, लेकिन विजय मानकर तैयार है। आप जगह डिसाइड कीजिए, टीवी डिसाइड कीजिए, समय डिसाइड कीजिए, और यदि आप अकेले डिबेट करने में असक्षम हो तो पूरे नागपुर के काली टोपी वालों को भी साथ में लेकर आइए, सबको साथ में लेकर आइए। शर्त मेरी एक है कि डिबेट लाइव होगा, नो कट, नो एडिटिंग, कोई जो है बीच में कैमरे में गड़बड़ नहीं होगी, और एक ही बार भारत के 135 करोड़ लोगों को देख लेने दो और डिसाइड करने लो कि आप जो कर रहे वो संविधान सम्मत है, मानवाधिकार सम्मत है या नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये 56 इंच का सीना नहीं है, मैं जानता हूं ये 56 इंच का सीना ये आरएसएस वालों की हवा डाल डाल के फुगाया गया है, ये बात मैं जानता हूं अच्छे से। और सीना यदि इनका 56 इंच का भी हो तो भी ये बात मैं जानता हूं कि मोदी जी, आपका सीना यदि 56 इंच का भी हो तो आपका दिमाग 0 इंच का है। अभी मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करूंगा। जब सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ 1945 को, और 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में भारत के 2 रिप्रेजेंटेटिव, मिस्टर मुदलियार और मिस्टर रामास्वामी, 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में यूएन चार्टर को उन्होंने साइन किया 1945 में। 30 अप्रैल को हिटलर ने सुसाइड किया, मई में जर्मनी ने सरेंडर किया, और जून महीने में यूनाइटेड नेशंस का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ सैन फ्रांसिस्को में, जहां संयुक्त राष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ, उसका चार्टर जो है वो बना। वहां बाबा साहब अंबेडकर नहीं जा पाए थे। क्यों नहीं जा पाए? इंडिया के उस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बाबा साहब को वहां भेजने का डिसीजन लिया? मैं समझता हूं एक लेटर ये भी खोजेंगे तो अच्छा रहेगा, शायद एक नई हिस्ट्री जो है इमर्ज होकर आएगी। बट बाबा साहब अंबेडकर 1945 में सैन फ्रांसिस्को के कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाए, जो भी रीजन हो उसका हिस्ट्री का शोध होना चाहिए। लेकिन जब सैन फ्रांसिस्को की जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और मैं जानबूझ के थोड़ा ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा बोलूंगा और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया क्या कर रही है इसके ऊपर बोलूंगा। तो सैन फ्रांसिस्को की जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उधर कुछ जेंटलमैन लोग बैठे हुए थे, काफी वेरियस कंट्रीज के जेंटलमैन थे, 51 कंट्रीज के लोग थे वहां पर। और 51 कंट्रीज के लोगों में 2-3 जेंटलमैन थे, उसमें एक नाम है, ऑफ कोर्स ही वाज अ रेसिस्ट, लेकिन वहां उन्होंने 1945 में, उनका नाम है जनरल स्मट्स। तो जनरल स्मट्स और उनके साथ 2-4 और लोग थे। जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दुनिया के आगे यह समस्या निर्माण हुई कि भाई दुनिया को बचाना कैसा है, दुनिया को कैसा बचाया जाए, पीस एंड सिक्योरिटी कैसा हो। तो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड नेशंस बननी चाहिए, दैट वाज द थिंकिंग। तो वहां जो जेंटलमैन बैठे हुए थे उन्होंने ये कहा कि आखिर युद्ध होता क्यों है। अब मैं ह्यूमन राइट्स के फिलॉसफी में ले जाऊंगा मैं आपको, क्योंकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है मैं नहीं जानता, बैंगलोर स्कूल ऑफ लॉ पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है नहीं जानता, दिल्ली स्कूल ऑफ लॉ पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है मैं नहीं जानता, पर विजय मानकर आज ह्यूमन राइट्स पे मास्टरी रखता है इंडिया के अंदर, इसलिए बातें आपको डिटेल में बोलूंगा आज मैं। तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में यह चर्चा हुई, उन्होंने कहा
कि दुनिया में वॉर इसलिए हो रहा है, पीस इसलिए नहीं है, सिक्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका वायलेशन करते हैं। दैट वाज द आर्ग्यूमेंट। और इसलिए यदि आप यूनाइटेड नेशंस का चार्टर देखोगे, जो इंटरनेशनल लॉ का इमिनेशन, इंटरनेशनल लॉ का पूरा इमिनेशन यूएन के चार्टर से होता है। दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल लॉ। जितना भी अंतरराष्ट्रीय लॉ है, पब्लिक लॉ है, प्राइवेट लॉ है या ट्रांजिशनल लॉ है, 3 तरह के इंटरनेशनल लॉ है। वो तीनों तरह के इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन, एमिनेशन वो यूएन के चार्टर से होता है। यानी वो जैसे हमारा देश का संविधान है, वैसे वो दुनिया का एक संविधान है। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, एलिमेंट्री फॉर्म में इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां ये उल्लेख आया, इस बात का जिक्र हुआ कि ह्यूमन राइट्स को हम रिस्पेक्ट नहीं करते, वायलेट करते, इसलिए पीस का और सिक्योरिटी की गारंटी नहीं हो सकती। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को यदि कुछ करना है तो वो ये करना चाहिए कि उसने सबसे बड़ा काम सिक्योरिटी का नहीं सोचना चाहिए, उसने ह्यूमन राइट्स का रियलाइजेशन कैसा होगा दुनिया में ये सोचना चाहिए। ये बात वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, जो सज्जन लोग थे, उन्होंने वहां पर यह बात कही। संयुक्त राष्ट्र का यदि आप चार्टर देखोगे, बिफोर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 6 बार मेजर वे में उल्लेख आया ह्यूमन राइट्स का, 6 टाइम्स। परहैप्स माइनर वे में 1-2 बार और मिल जाएगा, 7 to 8 टाइम्स ह्यूमन राइट्स का उल्लेख आया यूएन के अंदर में। और उसके बाद हम सब जानते 10 दिसंबर 1948 को विश्व के तमाम मानवों का पहला राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ, जो मैग्ना कार्टा में भी नहीं था, जो वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स में भी नहीं था, जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में भी नहीं था, या राइट्स ऑफ वुमेन 1791 में वॉल्सकेनक्राफ्ट, जो महिला, जो लेडी थी जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 साल बाद जब डिक्लेरेशन किया महिलाओं के अधिकारों का, उसमें भी नहीं था। दुनिया में पहले बार ऐसा हुआ कि दुनिया के तमाम लोगों ने इस बात को माना, irrespective of the fact whether you are a democratic country or not, whether you are a theocratic country, whether you are a democracy or communism, whether you follow Buddhism or Islam or Christianity or any other religion, irrespective of all these things, पहली बार दुनिया के लोगों ने माना कि चाहे हम जिस धर्म को मानते हो, जिस पॉलिटिकल व्यवस्था में रहते हो, कॉन्टिनेंट के किसी भी तरह के रीजन्स में हम रहते हो, चाहे एशिया में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, यूरोप में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, हमको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दुनिया के तमाम लोगों का ह्यूमन राइट्स को गारंटी करना चाहिए, उसको फुलफिल करना चाहिए, उसको रियलाइज करना चाहिए। Therefore, the opening statement of human rights says, and it's very wonderful, all human beings are born free and equal in dignity and rights. All human beings. What is the language it uses? Not the citizens. Fundamental rights are claimed only against the state. Fundamental rights cannot be claimed against the market. Fundamental rights cannot be claimed against the private entities. Fundamental rights cannot be claimed against the non-state actors, howsoever good the fundamental rights may be. But human rights apply to all human beings. Human rights apply to the state as well as the market, as well as the public authorities, as well as the non-state actors. That is the difference between the fundamental rights and the human rights. जिन लोगों को फिलॉसफी ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटेल में समझना है, उनको ये समझना चाहिए। और इसका एप्लीकेशन पार्ट क्यों, कैसा नहीं हो रहा है, भारत में क्यों डिस्क्रिमिनेशन है, क्या करने की जरूरत है, इसके ऊपर में डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि 10 बजे तक का समय मेरा है। 10 बजे के बाद का समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। तो इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द चार्टर ऑफ यूएन,
India is also a signatory to the International Bill of Human Rights. What is the International Bill of Human Rights? International Bill of Human Rights constitutes of UDHR 1948, ICCPR 1966, ICESCR 1966 and all the optional protocols they are under. यानी International Covenant of Civil and Political Rights 1966, International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights 1966, उसके अंदर के ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ये सब मिलाकर इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बनता है। अब सवाल ये है, क्या सवाल है, और ये बात मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि आज कोई भी कंट्री केवल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलती है। जो लोग सोचते हैं कि केवल कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ कमजोर है। आज कोई भी देश केवल संविधान से नहीं चलता, वो चलता है एक डोमेस्टिक लॉ से और एक चलता है इंटरनेशनल लॉ से। वो चलता है डोमेस्टिक लॉ से और इंटरनेशनल लॉ से। कोई भी कंट्री, हमारी कंट्री भी केवल संविधान से नहीं चलती है। अब ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ लागू होता है, बाकी पब्लिक लॉ उस पर लागू होता है। और इसलिए हम वियना ट्रीटी ऑफ लॉ एंड कन्वेंशंस जो है उसको साइन नहीं कर रहा है इंडिया अभी तक, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। दफ्तेदार जी, आपकी भावना को लेकिन सिविलाइज भाषा में बोल रहा हूं, संविधान और मानव अधिकारों की क्या फ्रॉड हो रहा है। और मुझे दुख है इस बात का, अगर जुडिशरी बोल नहीं सकती तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जजेस को हम सदा रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते रहेंगे। जुडिशरी अगर इस पर नहीं बोलती, अगर सईद जी ने कहा कि भाई मैं जज था और मैं नहीं बोल सकता इस पे ज्यादा, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। पर इतना हक तो हम रखते हैं जुडिशरी को पूछने का, सईद जी है नहीं है कि आपने बैंगलोर प्रिंसिपल्स को साइन किया ह्यूमन राइट्स के, उसका इंप्लीमेंटेशन का क्या हुआ। इतना तो मैं समझता हूं कि मुझे पूछने का अधिकार है मेरे देश की जुडिशरी का कि आपने बैंगलोर प्रिंसिपल्स को साइन किया, उसके इंप्लीमेंटेशन का क्या हुआ। जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, वी ऑल एग्री टू दिस, बट बैंगलोर प्रिंसिपल्स के जो 6 प्रिंसिपल है उसके 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। इट शुड बी इंडिपेंडेंट, इट शुड बी इम्पार्शियल एंड इट शुड बी अकाउंटेबल। So whether Indian judiciary is impartial, this question has to be put in a very decent way without contempt of court. Whether Indian judiciary is accountable, if accountable, accountable to whom? Whether Indian judiciary is a state under Article 12 of the Constitution of India. It is a state under human rights, but whether under the Constitution of India, Article 12, whether Indian judiciary is a state. If Indian judiciary is not a state, then human rights is not applicable to the Indian judiciary. अब जिसको मानव अधिकार ही लागू नहीं, वो मानव अधिकारों के ऊपर कैसा डिसीजन देगा? वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस। मैं आपको ट्रेडिशनल वे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो आप सुनना चाहते हैं वो नहीं सुना। मैं आपको आज कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ का ज्यूरिस्प्रूडेंस समझा रहा हूं। मेरा चार्टर उठा के पढ़ लीजिए। आप लोग पढ़ते कम है ना, मैं जानता हूं, भाषण इमोशन ज्यादा करते हैं आप लोग, मैं जानता हूं। आपको बाबा साहब से प्यार है, पढ़ाई से दुश्मनी है। आपको बाबा साहब से प्यार है लेकिन पढ़ाई से दुश्मनी है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस पे काम करके सक्सेस कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। दफ्तेदार जी, मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे आप, क्योंकि ये भी आंदोलन और लड़ाई का मसला है, सिर्फ मार्ग अलग है। एक मार्ग सड़क से होता है, एक मार्ग संविधान के मार्ग से होता है, मानव अधिकारों के मार्ग से होता है। क्या फ्रॉड है? व्हाट इज द फ्रॉड? और मैं इसको फ्रॉड कह रहा हूं और मैं जुडिशरी को कुछ नहीं बोलूंगा, रिस्पेक्ट कर रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल इस देश की पार्लियामेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। मेरा सवाल
इस देश की यूनिवर्सिटीज से है जो लॉ को पढ़ा रही है और ह्यूमन राइट्स को पढ़ा रही है। क्या फॉल ऑफ बास्टाइल इंडिया में होगा? क्या फॉल ऑफ बास्टाइल जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ वैसा इंडिया में होगा? क्या फ्रॉड है? फ्रॉड ये है कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को साइन करने के बाद, रैटिफाई करने के बाद, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं आपको, रैटिफिकेशन, जब आप किसी ट्रीटी को, कोवेनेंट को, कन्वेंशन को या ऑप्शनल प्रोटोकॉल को रैटिफाई करते हैं, दैट मीन्स यू आर बाउंडेड बाय द इंटरनेशनल लॉ। देन यू डोंट हैव अ चॉइस, यू आर बाउंडेड बाय द इंटरनेशनल लॉ। भारत ने इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स को साइन किया, 1979 तक यह प्रक्रिया चली। यूरोप के जितने संविधान बने, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूरोप के जितने कॉन्स्टिट्यूशंस बने, लैटिन अमेरिका का सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, या जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस थे वो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो अमेंड किए गए पोस्ट 1966, नॉट बिफोर 1966, पोस्ट 1966, दैट इज द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो दुनिया के लगभग 125 संविधानों में, 125 संविधानों में, लगभग दुनिया के 125 संविधानों में ह्यूमन राइट्स has been incorporated in the chapter of fundamental rights in the various constitutions of the world. अब जो ह्यूमन राइट्स को पढ़ा है वो लोग सब जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स आर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स guaranteed by ICCPR 1966. Second generation of fundamental rights are the economic, social and cultural rights guaranteed by ICSCR, economic, social and cultural rights. Third generation of rights are the collective rights, right to environment, right to development, right of indigenous people, guaranteed by ILO Convention 1989. That is the 169 Convention of ILO, right of indigenous people का। और महिलाओं के राइट्स सीडो 1979, बच्चों के राइट्स 1989, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1984, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का कन्वेंशन 1965, विकलांग लोगों का कन्वेंशन 2006, माइग्रेंट वर्कर्स का कन्वेंशन 2006। आपने भारत के इंडियन स्टेट ने, भारत की पार्लियामेंट ने, आप बुद्ध विहार में संविधान दिवस मना रहे हो, आप रोड पे रैली निकाल रहे हो, निकालो, कोई बुरी बात नहीं है, पर क्या इसके तरफ आपका ध्यान है बंबई वालों का? भारत की पार्लियामेंट ने दुनिया में संयुक्त राष्ट्र में रैटिफाई करने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लाया। यह सबसे बड़ा फ्रॉड है, यह सबसे बड़ा फ्रॉड है कि हमने संयुक्त राष्ट्र में जाके इसको रैटिफाई किया, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के जो राइट्स है उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लाया। और ह्यूमन राइट्स कमीशन यहां पर नहीं है, मैं रिस्पेक्ट के साथ उनको बुलाया और मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट्स अ ट्रेवेस्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स। अभी अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन को अगर केवल रिकमेंडेशन के पावर है तो ह्यूमन राइट्स अप्लाई कैसा होगा? SC/ST कमीशन को भी रिकमेंडेशन का पावर है, कैसा अप्लाई होगा? अगर ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में अगर ह्यूमन राइट्स को डिफाइन ही नहीं किया गया, आप लॉ बनाते हो, आपको लॉ बनाना नहीं आता ठीक से, आप ह्यूमन राइट्स एक्ट को उठाकर पढ़ लो,
अगर उसको डिफाइन ही नहीं किया, वायलेशंस के प्रोविजंस नहीं है, उसकी रेमेडीज नहीं है, तो ह्यूमन राइट्स कहां से अप्लाई होगा?